So before making this video, I watched multiple videos of AIR1 अनुज अग्निहोत्री सर एंड उससे मुझे इतनी ज़्यादा शॉकिंग इंसाइट्स मिली है कि कैसे इन्होंने सेम नॉलेज के साथ में अपना स्कोर 961 से 171 तक ये लेकर गए। 110 नंबर का इन्होंने जंप करा और उसके पीछे रीज़न इनकी नॉलेज नहीं, इनका स्ट्रेटेजी वाला पार्ट था जो इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में चेंज करा। उसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इतनी प्रैक्टिकल इंसाइट्स आपको मिलेगी कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपनी नॉलेज को मैक्सिमम मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, एवरीवन हैज नॉलेज बट नॉट एवरीवन नोज हाउ टू यूज इट। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सीरीज और आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। बट बिफोर दैट हियर इज अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ माइन। माय नेम इज सत्यजीत पांचाल विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 IAS इंटरव्यूज एंड अगर आपको फ्री यूपीएससी गाइडेंस चाहिए तो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उसको जरूर से चेकआउट करना। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ AIR1 अनुज अग्निहोत्री improved his मेंस स्कोर फ्रॉम 961 टू 171। और देखो, अगर आपने इतना बड़ा जंप ले लिया तो फिर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट का भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है आपको कैसे भी नंबर मिल जाए, आपकी डिजायर्ड रैंक जो है IAS IPS फॉरेन सर्विस आपको मिल जाएगी। ये पावर है मेंस में अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। अगर आपने एफर्ट डाला तो आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं वो ज़्यादा पढ़ाई करके नहीं हुई है, ठीक है। मैंने इनके वीडियोस देखे, काफ़ी हद तक इनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करी। इन्होंने इनके इनिशियल अटेम्प्ट में ज़्यादा मेहनत करी थी 2024 वाले में, एंड इनको रिजल्ट 2025 वाले में मिला जब इन्होंने इतना ज़्यादा नॉलेज पे नहीं बट कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करा। वो क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, ओवरऑल कुछ भी नहीं बदला। 23 में डेनिप्स में ये गए, ठीक है। 25 में AIR1 आया, 24 में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, जैसा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई एजुकेशनल बैकग्राउंड का बहुत फर्क पड़ रहा है या कौन सी बुक्स पढ़ी वो चेंज होगी। सब कुछ सेम था, सारी चीज़ें वो वही पढ़ रहे थे जो अधिकतर लोग करते। बट इन्होंने एक चीज़ सीखी, वो था नॉलेज को कैसे मार्क्स में कन्वर्ट करना है, ये, ठीक है। इसके कारण नंबर आए। नॉलेज से नंबर नहीं आते हैं, नॉलेज को जब आप मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट सीखते हो तब नंबर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इन्होंने क्या करा, जो पहली इंसाइट मुझे इनके अंदर दिखी और जो बाकी सारे टॉपर्स में भी आपको कॉमन मिलेगी, इन्होंने डिसाइड करा कि अगर मुझे नॉलेज इंप्रूव करनी ही है तो मैं सबसे पहले मेरे ऑप्शनल, एथिक्स और एसे पे इंप्रूव करूंगा, क्योंकि ये सारे मिलकर 1000 नंबर के होते हैं। और ये दो जो पेपर हैं इनका सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, आप आराम से इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर ऑप्शनल आपका अगर एकेडमिक बैकग्राउंड उसी में है या आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो इसको करने में भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, आपको 1 2 3 में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। मेजोरिटी ये वाला वैसे भी प्री के साथ प्रिपेयर हो जाता है। आपको फोकस करना है एथिक्स, एसे और ऑप्शनल पे, क्योंकि आप GS 1 2 3 पे कितनी भी मेहनत कर लो आप इतना डिफरेंस नहीं लेकर आ पाओगे। तो अगर मेहनत करनी है कहीं पर नॉलेज में तो ये जो मैंने एरिया दिए यहाँ पे फोकस करो। एंड इसी के रिगार्डिंग मैं रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपर्स की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट को जरूर से देखना, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप ये देखा कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ ये मल्टीपल पेपर्स में कैसे यूज हो सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि आपको अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ना। अधिकतर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड वे में अलग पढ़ते हैं, जैसे प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अलग, फिर मेंस में भी ऑप्शनल के लिए अलग, GS 1 2 3 4 इन सब के लिए अलग अलग। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कोई भी रियल वर्ल्ड इशू है वो रियल वर्ल्ड में हो रहा है और आपको ये देखना है इसको मैं मल्टीपल टॉपिक मल्टीपल पेपर में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पेपर लीक का इशू है, अब अधिकतर लोग इसे गवर्नेंस, एजुकेशन, सोशल जस्टिस इससे कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसके सोशल कंसिक्वेंसेस है इंडियन सोसाइटी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। प्रोटेस्ट, यूथ डिससेटिस्फेक्शन। फिर इकोनॉमिक GS 3 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, जॉबलेस ग्रोथ, इनइक्वेलिटी, डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक लाइक परचेजिंग पावर ऑफ यूथ, ये सारी चीज़ों से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस में आप इसको पब्लिक ट्रस्ट डिक्लाइन से कनेक्ट कर सकते हो। पॉलिटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इससे कनेक्ट कर सकते हो। एथिक्स में आप इसको GS 4 के जो एथिकल डायमेंशन है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, वेलफेयर स्टेट, इस सबसे आप कनेक्ट कर सकते हो। आपने एक इशू पढ़ा लेकिन आपने उसको मल्टीपल पेपर्स में कनेक्ट करा। क्या आपकी नॉलेज बढ़ी? नहीं, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था जिसके बारे में बात कर रहा था वो इंप्रूव हो गया। और जब एग्जामिनर देखता है कि आप किसी डिफरेंट एस्पेक्ट, किसी डिफरेंट टॉपिक को मल्टीपल पेपर में, जैसे एथिक्स के बाहर के टॉपिक को अगर आपने एथिक्स में यूज करा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाता है। अदरवाइज तो मेजोरिटी लोग वो नोट्स पढ़ के जाएंगे उस सब्जेक्ट के, वही लिखेंगे और वैसे ही नंबर आएंगे एवरेज। तो आपको क्या करना है, आज आप एक टॉपिक लो
और अभी सोचो कि उसको आपने अभी रिसेंट में पढ़ा हो जो टॉपिक, आप GS 1 2 3 4 इसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हो, अपने ऑप्शनल में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी इंटरकनेक्टेड नॉलेज बिल्ड होगी। उसके बाद में 5 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोटोकॉल इन्होंने देखा, कोई भी चीजें पढ़ रहे थे, चाहे कमेटी का रिकमेंडेशन, रिपोर्ट, कोई फैक्ट, कुछ भी, इन्होंने बस ये सोचा कि मैं इसको यूज कहाँ कर सकता हूँ। हम अधिकतर केस में वीडियो देखते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, बट वी नेवर आस्क कि मैं इसको कौन कौन से पेपर्स में यूज कर सकता हूँ। वो पूछो और वहां पे जब भी आप उसके नोट्स बना रहे हो लिख लो। साथ ही ये भी देखो कि क्या क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ, क्या इस रिपोर्ट का डेटा में यूज कर सकता हूँ, एग्जाम्पल में यूज कर सकता हूँ, कहीं आर्ग्यूमेंट में इसका यूज हो सकता है, क्या इसका यूज इंट्रो कंक्लूजन इन सब में हो सकता है। इस तरीके से आपने सेम नॉलेज का मल्टीपल पेपर्स में एंड मल्टीपल क्वेश्चंस में डिफरेंट वेज से कैसे यूज करना है ये आपने सीख लिया। तो इस पे आपको फोकस करना है। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बिना ज़्यादा नॉलेज बढ़ाए इन्होंने अपने नंबर बढ़ाए थ्रू एप्लीकेशन पार्ट। उसके बाद में अब बात आती है आंसर राइटिंग की। तो आंसर राइटिंग पे इन्होंने कुछ चीज़ें करी जो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इन्होंने क्रिस्प आंसर पे फोकस करा, 2 या 3 लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए, सेम गोज फॉर कंक्लूजन। जब आप बॉडी के पॉइंट लिख रहे हो 1.5 लाइन का लिखो, और जो बचे हुए आपकी स्पेसिंग है, वर्ड लिमिट है, उसका इस्तेमाल करो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, केस लॉज, बेस लाइन, कुछ डेटा, ग्राफ, ये सब बनाने पे। ठीक है, आपको पॉइंट की लेंथ छोटी करनी है और वहां पे उसको सब्सटेंशिएट करना है रियल वर्ल्ड एग्जांपल, केस लॉज, इन सब से जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप उससे। और वो आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे थे तब आपने ऑलरेडी उसको कनेक्ट कर रखा था स्टैटिक की नॉलेज से। यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट। ऐसे आपको आंसर लिखने, क्रिस्प आपके आंसर होने चाहिए। यही पैटर्न आपको मल्टीपल टॉपर कॉपीज में दिखेगा जो इन्होंने बताया। दूसरा, आंसर राइटिंग में, और इसके लिए आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं बढ़ानी, सबसे मेन चीज है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने क्या करी, आपका जो क्वेश्चन एक का फर्स्ट का आंसर है वो 20th क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोनों एक जैसे लगने चाहिए। अधिकतर केस में क्या होता है, पहला क्वेश्चन है, टाइम भी होता है, बढ़िया अच्छे से लिखते हैं, फिर क्वालिटी करती जाती है। ठीक है, 10 तक पहुंचते हैं, ठीक ठाक होता है, लेकिन 20 तक पहुंचते पहुंचते मिनिमल आपके एग्जाम्पल होते हैं, कंक्लूजन वीक हो जाता है और क्वालिटी कंप्लीटली डिग्रेड हो जाती है, और इससे मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आप देखोगे आप 10 मार्कर में तो बहुत अच्छा लिख गए, जो 15 मार्कर थे लास्ट के क्वेश्चन वहाँ पे आप अच्छा नहीं लिख पाए, तो आपको ज़्यादा लॉस होगा यहाँ पर मार्क्स का। उसी को इन्होंने एड्रेस करा। इन्होंने ये इंश्योर करा कि इनकी जो क्वालिटी वो सस्टेन रहे सारे के सारे 20 क्वेश्चन में, और इसके लिए इन्होंने आंसर लिखे और खुद की उसको जो क्वेश्चन 1 से 20 था उसको एनालाइज करा। अब आपको क्या करना है, अगर आपने कोई मॉक दिया है, अगर नहीं दिया है तो दो, ठीक है, भले से PYQ का पेपर आप लिख सकते हो, और फिर कंपेयर करो फर्स्ट क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन को। क्या आपको डिफरेंस दिखा, क्या पॉइंट की लेंथ चेंज होगी, प्रेजेंटेशन बेकार हो गया, एग्जाम्पल गायब होने लगे, कंक्लूजन, इंट्रो, डायग्राम, ये सारी चीज़ों में इशू आया। अगर ये इशू आया है तो यानी कि आपको नॉलेज बढ़ाने पे फोकस नहीं करना, अभी आपको फोकस करना है एग्जाम एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि ये जो इशू आया है वो आपके टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग स्पीड में जो इश्यूज हैं उसके कारण है। तो अगर आपने इसको इंप्रूव कर लिया तो बिना ज़्यादा नॉलेज बढ़ाए आपके GS 1 2 3 4, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आपका इंप्रूव हो गया तो वो तो सारे पेपर में रिफ्लेक्ट होगा, स्पीड सारे पेपर में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको ये करना है, आपको इस चीज़ पे अभी फोकस करना है। देखो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसाइट आपको बताऊंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। That is what I do in the personal mentorship program also, but for masses की हेल्प हो इसलिए I am creating these videos। ठीक है, अब उसके बाद में पेपर वाइज कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने जो यूनिक थी वो करी। सबसे पहले इन्होंने सोसाइटी के, देखो सोसाइटी का काफ़ी बड़ा वेटेज है और सोसाइटी के आंसर अधिकतर जेनरिक होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में हम डायग्राम बना देते हैं हर पेपर में, ठीक है, हर क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में आपको डायग्राम, चार्ट, इंडिया में भी ये सब बनाना चाहिए। लेकिन सोसाइटी के केस में अपने आंसर को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो इन्होंने काफ़ी यूनिक तरीका निकाला। इन्होंने सोशोलॉजिकल कंसेप्ट का इस्तेमाल करा। ठीक है, जैसे सलाड बोल मॉडल, ठीक है, आपके और भी जो क्वीन बी सिंड्रोम जो वुमेन में देखा गया, ठीक है, ब्रोकन विंडो सिंड्रोम। तो जो सोसाइटी के साइकोलॉजी के जो कंसेप्ट्स हैं वो इन्होंने यूज़ करे, और ये आप सोशल जस्टिस में भी यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इंडियन सोसाइटी में अपने आंसर को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करो, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। इसीलिए कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इफ़ यू चेक आउट ऑन माय वेबसाइट यू विल आल्सो गेट कीवर्ड्स, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट, दे विल हेल्प यू अ लॉट इन इंप्रूविंग योर स्कोर। मैंने सारे सब्जेक्ट के कीवर्ड, कंप्रीहेंसिव कीवर्ड अलोंग विद एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको सोसाइटी के जब आंसर लिख रहे हो वहाँ पे आपको सोशोलॉजिकल कंसेप्ट यूज करने हैं। जब आप पॉलिटी GS 2 के आंसर लिख रहे हो तब आपको बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज एज इट इज कोशिश करो कॉपी हो। ठीक है, आप आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में लिख रहे हो तो जितनी भी जजमेंट है, जुडिशियल रीजनिंग्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ जजेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप करंट अफेयर से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल दो करंट अफेयर इन्फोग्राफिक मैगजीन में वी प्रोवाइड दिस टू आवर स्टूडेंट्स नाउ। तो GS 2 में जितने भी आंसर है उसमें आपको दो चीज़ें तो करनी ही करनी है, सारे टॉपर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, और केस लॉज, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या था ये करो। ये दोनों तो आपको मस्ट है करना, ये आप करंट अफेयर से कवर कर सकते हो। इतने में आपको GS 2 में बहुत अच्छा जंप दिखेगा अपने स्कोर में।
एंड अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों का आप इस्तेमाल 1, 3, 4 और आपके ऑप्शनल में अगर अलो करता है तो वहाँ पर भी कर सकते हो। ऐसे में मत करना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। इसके बाद में GS3 में, क्योंकि यहाँ पे स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो एक चीज़ जो इनकी देखी गई कि डेटा डेंसिटी पे इन्होंने काफ़ी काम करा। इन्होंने जो बताया, अधिकतर स्टूडेंट डेटा डंप कर देते हैं, फैक्ट डाल देते हैं, एग्जाम्पल डाल देते हैं, उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब आपको इस्तेमाल करने हैं। इससे आपका डेटा विजुअली दिखेगा और दैट वुड हेल्प यू स्कोर मार्क्स। और अब ये कैसे आप करोगे, आपको कुछ नहीं करना, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पिछले 3 साल का अगर देख सको समरी वाइज तो देख लेना, वरना पिछले मतलब 26 और 27 का तो देखना ही सही, जिस साल आप पेपर दे रहे हो। ये एक चीज ऐसी है जिसका आप जितना इस्तेमाल करोगे आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा इंप्रूव होंगे, और अधिकतर स्टूडेंट इनको इग्नोर करके जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस करना है। GS3 में अगर स्कोर लाना है तो ये आपका हिडन वेपन है, इसको ऑलमोस्ट रोट लर्न कर लेना और यहाँ से डायग्राम लर्न कर लेना। इंटरनल सिक्योरिटी या कहीं पर भी आप डेफिनेशन दे रहे हो, कोशिश करो एक इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन दो, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में UN का डेफिनेशन यूज करो, डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की डेफिनेशन है वो यूज करो, इट विल हेल्प यू गेट मोर मार्क्स। GS4 में इन्होंने पूरे सिलेबस का एक, जो सारे टॉपर करते हैं जितने भी कीवर्ड है उनके कंसेप्ट की डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल और उसकी एप्लीकेशन, ये आपको कर लेना है। और इसको ऑलमोस्ट आई वुड सजेस्ट मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है। बहुत सिंपल मैं बताता हूँ, जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी डेफिनेशन होनी चाहिए, और एग्जाम्पल आपके पर्सनल लाइफ से, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ से, हिस्टोरिकल और कंटेम्प्ररी, ठीक है, और रिसेंट कोई एप्लीकेशन अगर हो वो, इस तरीके के एग्जाम्पल लिख लो आप, आपका काम हो गया, ये आपका सोर्स हो जाएगा। बाकी एथिक्स टॉपर की मैंने स्ट्रेटेजी एनालिसिस करी, आप प्लेलिस्ट जरूर से चेकआउट करना मेरे यूट्यूब चैनल पर, यू विल फाइंड दैट, ठीक है। देन केस स्टडीज में आपको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सोचना है, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट प्रोज कॉन्स ये सब लिखते हैं, इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। अगर किसी IAS IPS का आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल पता है वो आप यूज करो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, महाभारत रामायण, यहाँ इनके एग्जाम्पल आप प्रोस कॉन्स में, ऑप्शंस में, वे फॉरवर्ड में यूज करो, ठीक है। जो एरिस्टोटेलियन वर्च्यूज हैं, और यानी कि फिलोसॉफिकल पार्ट, डिओन्टोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, वर्च्यू एथिक्स, यूटिलिटेरियन, ये सारी चीजें आप यूज करो, ज्यादा से ज्यादा फिलोसॉफिकल एंगल लेकर आओ, ठीक है। और इंडियन एंगल लेकर आने के लिए महाभारत रामायण, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन थिंकर्स, ये सारों का यूज करो, जैनिज्म, बुद्धिज्म। जितना ज्यादा आपका ये कंटेंट रिच पार्ट होगा ना, आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प होगी एंड यू विल गेट मोर मार्क्स। एंड जब भी सॉल्यूशन दे रहे हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दो यूजिंग प्रैक्टिकल अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ पे आपकी जो गवर्नेंस, गवर्नमेंट स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी नॉलेज है वो आपके काम में आएगी। ऐसे आपको नॉलेज को इंटीग्रेट करना है और यूज करना है टू डिफरेंशिएट योर आंसर। अगर आप पैटर्न देखोगे जो मैंने इनके वीडियोस में देखा, प्रीलिम्स के लिए इन्होंने लास्ट के 60 डेज में PYQs पे फोकस करने को कहा, ठीक है। PYQs के सारे ऑप्शंस एनालाइज करो, वहां पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है और उसको एक्सप्लोर करो। और आई वुड सजेस्ट आज के टाइम पे CA, PF, CDS, जितने भी प्रीलिम्स के पेपर UPSC ले रही है जो थोड़े बहुत GK से रिलेटेड है, उनका एनालिसिस करो। मेंस के लिए इन्होंने नॉलेज, जैसे GS4 ऐसे ऑप्शनल पे फोकस करा, सबसे ज्यादा करंट अफेयर का फोकस करा, और फिर उस नॉलेज को कितना ज्यादा अप्लाई करा जा सकता है उस पर फोकस करा, और फिर उसको इनरिच करा थ्रू सर्वे, बजट, फैक्ट, रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, केस लॉज, ये सारी चीजों से। लेकिन मेन चीज है एप्लीकेशन, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कैसे आपको करनी है। आंसर राइटिंग पे इन्होंने प्रैक्टिस पे फोकस करा, और सेल्फ इवेल्युएशन पे इन्होंने फोकस करा। इनकी आप देखोगे इतनी ज्यादा टेस्ट सीरीज में आपको कॉपीज नहीं मिलेगी। सेल्फ इवेल्युएशन इन्होंने करा टॉपर कॉपीज की मदद से। जैसे इन्होंने टॉपर कॉपीज हर एक, जैसे GS1 का ये आंसर पेपर लिख रहे हैं तो GS1 के टॉपर कॉपी से इन्होंने अपनी कॉपी को मैच कराया, फिर वहां पे इन्होंने देखा और बेस्ट चीजें ली और उसको अडेप्ट करा, और ये इन्होंने सारे टॉपर कॉपीज के केस में करा। दैट्स व्हाई टू माय पर्सनल मेंटरशिप स्टूडेंट्स आई प्रोवाइड टॉपर कॉपीज व्हाइल गिविंग देम टारगेट्स फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ताकि उनको पता चले कि कैसे उस नॉलेज का एक्चुअल में यूज करना है। तो आपको भी टॉपर कॉपीज का एनालिसिस करना है, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। ओवरऑल जितने भी लेसन मैंने इनसे सीखे उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो समरी टेबल से। इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द इंटायर वीडियो एंड अप्लाइंग हिज विजडम। ओवरऑल आज का क्या चैलेंज है, आज आप एक काम करो, बस आप कोई भी एक टेस्ट दो, ठीक है, या फिर आपने कोई भी अभी टॉपिक पढ़ाओ, उसका अभी देखो कि आपने कहीं से PYQ कनेक्शन आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या कहाँ कहाँ पे जो GS पेपर्स हैं, अपने ऑप्शनल में कोई टॉपिक है उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ये सोचो, ठीक है। इसमें क्या आप कोई ऑथोरिटी सोर्स जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, बजट सर्वे का यूज कर सकते हो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल करंट अफेयर से या पर्सनल एक्सपीरियंस से यूज कर सकते हो। क्या इसी टॉपिक का हम किसी दूसरे आंसर में भी यूज कर सकते हैं? क्या हम इसको 2-3 लाइन में लिख सकते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या इस पर आप अगले दिन अगर कोई क्वेश्चन लिखवाए लाइव आंसर राइटिंग में तो आप लिख सकते हो? उस पर फोकस करो। जब आप इस तरीके से देखोगे ना तो आपका फोकस सेम नॉलेज को मल्टीपल टाइम, मल्टीपल तरीके से अप्लाई करने पे हो जाएगा। यही डिफरेंशिएटर है टॉप स्कोरर्स में। चाहे आप ए से देखो, एथिक्स देखो या ओवरऑल GS देखो, जितना भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं आपको यही पैटर्न दिखेगा।
ठीक है। तो ओवरऑल 110 नंबर का जंप कैसे आया, नॉलेज से नहीं आया, उसके एप्लीकेशन से आया। और एप्लीकेशन कैसे करना है, आई होप आपको उसका आइडिया हुआ होगा इस वीडियो के बाद में। आपको फोकस करना है अपनी नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने पर। मार्क्स के लिए नॉलेज मत लो, आप नॉलेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखो। मार्क्स के लिए नॉलेज लोगे तो नॉलेज के पीछे भागते रह जाओगे। नॉलेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है तो लिमिटेड नॉलेज से भी बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ जाओगे। सो दिस वाज द एनालिसिस। एंड अगर अभी तक आपने फ्री रिसोर्सेज चेकआउट नहीं करें तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, उसको जरूर से देखना। साथ ही आपने अगर अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में नहीं बताया, उनके साथ में इसको जरूर से शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो। नोटिफिकेशंस ऑन रखो सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी।